तभी तारा पैर में कुछ चीज टकराती है और वो वही कारपेट पर ही गिर जाती है। उसे चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन उसके पैर में एक टॉवल पड़ा हुआ था जो कि सोफे से शायद नीचे गिर गया होगा, और वह तारा के पैर में आते ही तारा डर गई और वह गिर भी गई। और तारा जब उठी थी तब हल्की शाम भी हो गई थी। अब तो हल्की शाम हो चुकी थी और हर तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी फैल चुका था। वही तारा अब अभी जमीन पर गिरी हुई थी और वह अपने डर को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तारा को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तारा खड़ी होती है और सब जगह देखने लगती है। तभी उसकी नजर बालकनी का डोर जो कि थोड़ा सा खुला हुआ था और वहीं से आ रही हल्की रोशनी पर जाती है। तो तारा धीरे धीरे अपने कदम उस तरफ बढ़ा देती है। वहीं दूसरी तरफ काफी सारा वक्त बीत गया था, इसलिए एकांश सबसे विदा लेकर बोलता है, अब मैं चलता हूँ। शायरा, अगर तुम यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकती हो। तभी सायरा बोली, नहीं, वह मैं तो मम्मी पापा के साथ अब से रहने ही वाली हूँ, लेकिन मुझे रीना आंटी और मनीषा आंटी के साथ रहना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। चलो हम दोनों चलते हैं। फिर वह दोनों ही सायरा के घर से सबसे इजाजत लेकर कार में बैठकर द डेविल मैंशन की तरफ बढ़ जाते हैं। वही तारा बालकनी के पास आकर वह डोर को जब टच करती है तो वह डोर जो कि लॉक नहीं था, तो तारा के हल्के से खींचने से ही वह डोर खुल जाता है और तारा बालकनी में अपने कदम आगे बढ़ा देती है। बालकनी में हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी और चारों तरफ अंधेरा छा गया था। वही पूरा डेविल मैंशन लाइटों से जगमगा कर रहा था और नीचे सारे गार्डन में भी बहुत सारी लाइट लगी हुई थी और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी पहरा दे रहे थे और द डेविल मैंशन की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। वही तारा अब भी डर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जब बालकनी में आती है तो वह एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से उसे चार दीवारी के कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। तारा बालकनी में आकर एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें खोलती है और आसमान की तरफ देखती है। आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिम रहे थे और चांद भी निकला था। तारा उन सारे स्टार्स को देखते हुए ही बोली, जैसे कि वह स्टार्स तारा के मम्मी पापा हो। तारा उसे स्टार्स को देखते हुए ही बोली, माँ पापा, आपको पता है मैं आप दोनों को कितना मिस कर रही हूँ। मुझे इस जालिम में दुनिया में जीना ही नहीं है। मुझे सबने हर वक्त परेशान ही किया है, बहुत परेशान किया है। मुझे कभी कोई प्यार ही नहीं देता है। मुझे आपके पास आना है, मुझे नहीं जीना है। आप क्यों मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए? क्यों मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए? मैं आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आपको पता भी नहीं है मुझे आपकी कमी, आप दोनों की बहुत सारी कमी खलती है, लेकिन मैं किससे बताऊं, मेरे पास कोई है ही नहीं। मेरे पास तो एक दोस्त भी नहीं है जो मैं उसे अपने दर्द की कहानी सुना सकूं। तारा रोते रोते ये सब कुछ वह धीरे धीरे बोल रही थी। उसकी आवाज भी पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी। तारा उन सारे आसमान में चमक रहे स्पॉट से अपनी परेशानी और शिकायत कर रही थी। तभी तारा फिर से बोली, मुझे मम्मी पापा आप दोनों के पास आना है। मुझे यहाँ सब लोग बहुत परेशान करते हैं। मुझे नहीं जीना है। इतना बोलते हुए तारा अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन तारा के आसपास उसे कुछ भी नजर नहीं आता है। तारा एक नजर कमरे की तरफ देखती है और फिर रेलिंग के पास खड़ी हो जाती है और नीचे की तरफ देखने लगती है। तारा जब नीचे नजरें करती है तो वह नीचे गार्डन जो कि बहुत ही बड़ा था और हर जगह लाइट टिमटिम रही थी और तारा बहुत ही ऊंचाई पर थी, जिस वजह से नीचे का उसे कुछ कुछ ही दिखाई दे रहा था। उसे ऊपर से नीचे कुछ कुछ बॉडीगार्ड्स भी दिखाई दे रहे थे जो कि वहां पर खड़े थे और सिक्योरिटी कर रहे थे। तारा उन सबको देखती हैं और फिर से वह आसमान की तरफ अपनी नजरें करती है। वो फिर से रोते हुए ही लड़खड़ाए आवाज में बोली, आपको पता है मैं जब से इस घर में आई हूँ, इस कमरे में आई हूँ, तब से मैं आज तक बाहर की एक भी राहत की सांस भी नहीं ली है। मैं इस कमरे के चार दीवारी में ही कैद होके रह गई हूँ। और वह जो है ना, मिस्टर अग्निवंशी, वह भी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत सारा टॉर्चर किया है और बहुत सारी पनिशमेंट भी दी है, और मुझे तो उनसे तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है। इसलिए मैं उनसे दूर रहने की ही कोशिश करती हूँ, लेकिन वह हमेशा मुझे अपने पास ही रखते हैं। मुझे अपने से खुद से थोड़ा सा भी दूर नहीं जाने देते हैं और मुझे हर बार उनसे दूर जाने पर पनिशमेंट मिलती है, और अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी बात ना मानूं तो वह मुझे परेशान करते हैं, तंग करते हैं। और मुझे मिस्टर अग्निवंशी से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ही ज्यादा। मुझे उनके पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
लेकिन वह जबरदस्ती अपने पास मुझे रखे हुए हैं। तारा ये सब कुछ आसमान की तरफ देखते हुए ही बोल रही थी, और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शायरी और एकांश की गाड़ी रोड पर दौड़ रही थी, और तभी सायरा को एक फुटपाथ पर दूर से ही एक पानी पूरी का ठेला दिखता है। तो सायरा चिल्लाते हुए बोली, कार रोकिए। वही एकांश ड्राइवर को बोलता है, गाड़ी रोको। फिर एकांश शायरा से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी जोर से चिल्लाई क्यों, हुआ क्या है। वही शायरी एक्साइटमेंट से एकांश को अपने साथ कार के बाहर खींचते हुए ही बोली, कार के बाहर निकलो तुम। वहीं एकांश की कार रुकते ही उनके सारे बॉडीगार्ड की कार रुक गई थी, और एकांश के कार से निकलने से पहले ही उनके सारे बॉडीगार्ड्स भी बाहर निकल गए थे। वही एकांश सायरा को देख रहा था और वह भी कर से बाहर निकल जाता है। वही एकांश के सारे बॉडीगार्ड भी अपने गन हाथ में लेकर बाहर निकलते हैं। तभी सायरा उन सबको देखते हुए ही बोली, अरे कहीं जंग नहीं लड़ने जाना है मेरे बाप, आप सब ऐसे क्यों लड़ने की पोजीशन में आ गए हो। वो मुझे गोलगप्पे का ठेला दिखा और मुझे गोलगप्पे खाने हैं, इसीलिए मैं एकांश से कह रही हूँ कि कर रोको। वही एकांश सायरा की बात सुनता है तो वह थोड़ा चिढ़ते हुए ही बोला, सायरा ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो तुम, तुम्हें गोलगप्पे खाने हैं तो घर पर तुम सर्वेंट से कहकर बनवा सकती हो, और ऐसे किसी ठेले पर खाना ठीक नहीं है, वहां पर पूरा क्लीनिंग नहीं होता है, और तुम वहां गोलगप्पे खाने की बात कर रही हो। वही शायरा एक एकांश की एक नहीं सुनती है, और एकांश को अपने साथ खींचते हुए गोलगप्पे के ठेले के पास ले जाती है। वहीं शायरा एकांश की इतनी अच्छी दोस्त थी तो वह कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वह भी शायरा के साथ वहां ठेले पर आ जाता है, और अपनी नजरें उस ठेले के आसपास और उसे पानी पूरी की लारी पर डालता है। तो वहां सब अच्छे से था और पूरी क्लीनिंग दिखाई देती है और कहीं पर भी गंदा कुछ भी नहीं था, इसीलिए एकांश सायरा को गोलगप्पे खाने से रोकता नहीं है। वही सायरा भी बड़े मजे से गोलगप्पे खा रही थी। गोलगप्पे खाते हुए ही एकांश से बोली, तुम भी खाओ ना। एकांश बोला, नहीं तुम गोलगप्पे खा लो, मुझे नहीं खाना है, और मेहरबानी करके अब घर चलो, मुझे बहुत सारे काम है, आज तुमने ऐसे ही शाम कर दी। एकांश को घर जाने की जल्दी अपनी डॉल की वजह से थी, उसके काम तो उसके एक इशारे पर ही हो जाते थे, लेकिन उसे अपनी डॉल को देखना था। एकांश के मन में एक बेचैनी चल रही थी और उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था, इसलिए वह सायरा से कहता है, शायरा अब हो गया हो तो चले। शायरा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो फिर। वो दोनों ही कार में बैठते हैं और द डेविल मैंशन की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ वक्त कार डेविल मैंशन के अंदर इंटर होती है, और एकांत और सायरा दोनों ही कार से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमरे के बालकनी में तारा अभी भी अपनी शिकायत का पिटारा खोलते हुए शिकायत कर रही थी, और फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वह बोलती है, मामा पापा अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपके पास अब आने वाली हूँ, मुझे अब नहीं जीना है, इतना वह रोते रोते बोलती है, और फिर अपने आंसू साफ करती है, और फिर एक वहां पर पड़ा हुआ छोटा सा टेबल उठाकर लेकर उसके ऊपर चढ़ जाती है, और वह टेबल के ऊपर चढ़कर रेलिंग के ऊपर आ जाती है। रेलिंग बड़ी थी, और रेलिंग बड़ी होने की वजह से तारा उस रेलिंग पर अच्छे से खड़ी हो गई थी, लेकिन अब उसे नीचे देखने में डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वह आसमान में देखती है और बोलती है, मामा पापा बस अब मैं कुछ ही देर में आपके पास पहुंच जाऊंगी, और मुझे इस परेशानी वाली, इस झंझट वाली जालिम दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहते हुए तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है, और एक दो गहरी गहरी सांसें लेती है, और अपने मन में अपनी मामा पापा को याद करके छलांग लगा देती है, और तभी उसी के साथ तारा की एक चीख निकल जाती है। वही तारा की एक चीख निकल जाती है, क्योंकि तारा जब नीचे छलांग लगाने वाली थी, उससे पहले ही वहां पर एकांश आ गया था, और उसने तारा को एक झटके से ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था, और एकांश और तारा दोनों ही एक साथ वही बालकनी में गिर गए थे। वही एकांश नीचे था और उसके ऊपर तारा गिरी हुई थी। कुछ देर पहले ही जब एकांश और सायरा दोनों ही घर के अंदर आए थे, तभी सायरा एकांश के साथ और कुछ टाइम बताना चाहती थी, लेकिन उसने जब एकांश से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं और तुमसे शेयर भी करनी है। वह सायरा की बात सुनकर एकांश बोला, नहीं मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना है। इतना बोलकर एकांश बिना सायरा की बात सुन वहां से अपने फ्लो की तरफ जल्दी से चला जाता है।
और वह जब कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर आता है और वह जब अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर तारा को देखने की कोशिश करता है, लेकिन तारा उसे कहीं भी नहीं मिलती है। तभी उसकी नजर बालकनी के डोर पर जाती है, जो अभी खुला हुआ था, जिससे एकांश को पता चल गया था कि तारा बालकनी में गई होगी। इसलिए वह जल्दी से बालकनी की तरफ बढ़ जाता है और जब वो वह जाकर देखता है कि तारा रेलिंग पर खड़ी है और वो वहां से नीचे छलांग लगाने ही वाली है कि तभी एकांश भागकर उसकी तरफ बढ़ता है और वह तारा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ ही तारा की एक चीख निकल जाती है। वह दोनों ही अब नीचे गिरे हुए थे। वही तारा की के आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे और उसकी धड़कनें बेतहासा धड़क रही थी। वही एकांश के दोनों ही हाथ तारा के कमर पर लिपटे हुए थे और वह भी अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस से ले रहा था, क्योंकि उसका दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। तभी तारा को महसूस होता है कि वह नीचे नहीं गिरी और उसे ना ही दर्द हो रहा है, तो वह अपनी आंखें खोलकर अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाकर एकांश के चेहरे को देखती हैं। वही एकांश खुद को शांत करके शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब कहाँ एकांश शांत रहने वाला था। उसकी आंखों में लाल हो जाती है और उसका चेहरा भी गुस्से से भर जाता है। एकांश गुस्से से तारा को देखता है, तभी तारा भी अपना सिर उठाकर एकांश को देखती है और वही एकांश का गुस्से भरा और इतना डरावना चेहरा देखकर तारा की तो मानो सांसें से ही हलक में आ जाती है। तारा को और भी ज्यादा रोना आ रहा था। वह अपने मन में सोचती है, इससे अच्छा होता कि मैं तो मर ही जाती, इन्होंने मुझे बचाया ही क्यों। और उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगते हैं। वही तारा एकांश का गुस्सा देखती है तो वह जल्दी से अपना सर झुकाकर एकांश की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है और रोने लगती है। वही एकांश गुस्से से उबल रहा था। उसका गुस्सा अब शांत होने वाला नहीं था और वही गुस्सा तारा पर ही निकलने वाला था। अब तारा का क्या होगा? वह तो भगवान ही बचाए बेचारी तारा को। वही तारा एकांश की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर और एकांश को कस के पकड़े हुए वह अभी उसकी बाहों में ही सिसक रही थी। तारा सिसकियां ले रही थी और उसका सिर एकांश की गर्दन में छुपा हुआ था। वह बोली, वो मुंह, मुझे डर लग रहा था और अंधेरा भी बहुत था और मुझे मुझे कोई प्यार नहीं करता है और मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। मुझे नहीं जीना है अब। वह ये सब हिचकियां लेते हुए ही बोल रही थी। वही तारा की बातों से नहीं है एकांश को कोई फर्क पड़ने वाला था और न ही अब वो शांत होने वाला था। उसका गुस्सा तारा पर फुटकर ही रहने वाला था। एकांश तारा की बात सुनकर पहले तो तारा को अपने से साइड में हटाता है और वह खुद अच्छे से खड़ा होता है, फिर वह तारा को भी उसके दोनों बाजू से पकड़कर खड़ा करता है। वी तारा जिसके चेहरा पूरा आंसुओं से सना हुआ था और वह अब भी रो रही थी और उसके आंसू उसके पूरे चेहरे को भीगा रहे थे। उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसका पूरा हुलिया बिगड़ चुका था। वही तारा अभी कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी एकांश उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा लगा देता है और वहीं इसी के साथ तारा का चेहरा एक तरफ झुक जाता है और तारा अपने गालों पर हाथ रख लेती है। वही एकांश तारा को गुस्से से घूरने लगता है। एकांश तारा को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और वही तारा का चेहरा एक तरफ ही झुक जाता है। तारा अपने गालों पर हाथ रख लेती है। वही एकांश अभी भी बौखलाया हुआ था और वो पूरा गुस्से से जल रहा था। वही तारा अपनी आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा ऊपर करके एकांश की तरफ देखने लगती है। तभी एकांश तारा के दोनों कंधों को धोको कस के पकड़ता है और फिर उसे झकझोरते हुए ही बोला, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें पता भी है अगर मेरे आने में एक पल की भी देरी हो जाती तो तुम अभी खुद की जान ले लेती। क्या तुम्हें खुद की कोई परवाह नहीं है? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके मुझसे दूर चली जाओगी या फिर तुम खुद मुझसे आजाद हो जाओगी? तुम्हें लगता है कि तुम मर के भी मुझे आजाद हो सकती हो? और तुम्हें सुसाइड करने का हक दिया किसने? तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है। तुम्हें मैं कितनी बार बोलूं कि तुम मेरी एक डॉल हो जिस पर मेरा पूरा हक है। तुम पर तुम्हारा खुद का भी हक नहीं है और मैं जैसा कहूंगा वैसा ही होगा और आगे भी तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, समझी मेरी बात? वही तारा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे और तारा को और भी ज्यादा रोना आ रहा था। वही एकांश अब थोड़ा शांत हुआ था। वह गुस्से से अब भी तारा के चेहरे को घूर रहा था और उसकी आंखों में अब भी एक सनक थी। एकांश बोला, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये बात तुम समझ लो। तुम ही हमेशा मेरे करीब ही रहना होगा।
मैं तुम्हें मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर तुम मुझसे दूर गई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। और पूरी दुनिया मेरी जुनून को देखेगी। और मेरा जुनून एक आग है, और पूरी दुनिया मेरे इस जुनून के आग में जलेगी। वही तारा तो एकांश एक भी बात समझ नहीं रही थी कि यह एकांश क्या बोल रहा है, लेकिन उसे बस एकांश से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और एकांश की बातों से भी। और अभी फिलहाल तो उसे अपने गालों में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि एकांश का हाथ था ही इतना भारी, और एकांश ने जोर से जो थप्पड़ मारा था तो गाल में दर्द होना तो लाजिमी ही था। वही तारा अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे रोने के लिए एक कंधा चाहिए था, और फिलहाल उसके पास तो कोई नहीं था। एकांश ने बस तारा के पास एक ही रास्ता छोड़ा था, चाहे दुख का हो, दर्द का हो, या फिर खुशी का हो, या फिर कोई भी हो, तारा के लिए वह सिर्फ खुद ही था। और तारा को भी सिर्फ अभी एकांश ही नजर आ रहा था। और अभी तो तारा को रोना भी बहुत ज्यादा रहा था, इसलिए तारा एकांश की कोई भी बात तो नहीं समझती, लेकिन वह जाकर एकांश के सीने से लग जाती है, और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है, और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एकांश के इस थप्पड़ वाले लिए एक्शन से बहुत ज्यादा दुख और अपने दिल में एक दर्द हो रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपना दर्द किसे बताए, या फिर किसके कंधे पर अपना सिर रख कर रोए। वही तारा एकांश की बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगती है, और वही एकांश का भी गुस्सा भी अब थोड़ा शांत हो चुका था, इसलिए वह भी तारा को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लेता है। वह उसे खुद से बहुत ज्यादा चिपका लेता है। वही तारा भी एकांश के सीने से लगी हुई थी, और उसका चेहरा उसके सीने में छुपा कर वह अब भी रो रही थी। तारा के दोनों ही हाथ एकांश की पीठ पर थे, और तारा एकांश के शर्लेट को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है, और वह भी एकांश को कस के हग कर लेती है। वही एकांत तारा के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए ही बोला, बेबी डॉल, तुमने गलती तो अब कर दी है, और तुम्हें पता ही है कि एकांश अग्निवंशी के सामने गलती करने की क्या ही सजा मिलती है। और तुमने तो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी, और अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी ही। और तुम अब फिक्र मत करो, तुम जैसी पनिशमेंट जेल पाओगी वैसे पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। और एकांत अग्निवंशी की दुनिया में गलती की सिर्फ एक ही सजा होती है, और वह है मौत। लेकिन तुम तो मेरी बेबी डॉल हो, और तुम्हारे लिए तो मैं हर रोज तोड़ सकता हूँ, और तुम्हारी गलती की सजा भी अलग अलग ही होगी, और वह भी सिर्फ मैं ही तय करूंगा। वही तारा एकांश की बात सुन रही थी, लेकिन वह अब भी रो रही थी, और पनिशमेंट की बात सुनकर तो उसे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। वह एकांश को कस के पकड़ते हुए और भी ज्यादा उसके सीने से चिपक जाती है। वही वह दोनों कुछ पल वहीं पर खड़े रहते हैं, और एकांश तारा को वैसे ही अपनी बाहों में समेट खड़ा रहता है। कुछ वक्त बाद, और फिर एकांश तारा को अपने से दूर करता है, और फिर तारा को अपनी गोद में उठा लेता है। वही तारा एकांश के गले में अपनी बाहों को डाल देती है, और वह डरते हुए ही बोली, मुझे मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वह अपने मम्मी पापा के पास जाना था, मुझे उनकी याद आ रही थी, इसीलिए मैं ये करने जा रही थी। वह इतना ही बोली थी कि तभी यह एकांश उसके चेहरे को घूरते हुए ही बोला, तुमने अब गलती तो कर ही दी है, तो उसकी गलती की सजा तुम्हें मिलेगी ही। अब तुम कोई भी एक्सप्लेनेशन दो मेरे सामने, वह कोई भी नहीं चलेगा। अब सिर्फ गलती की सजा होगी, और तुम्हें वह सजा को पूरा करना ही होगा। वही तारा की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे, और उसे अपने अंदर एक बहुत ही ज्यादा डर महसूस हो रहा था। वह तो पहले से ही एकांश से और उसकी बातों से, उसकी पनिशमेंट से डरती थी, और अब तो एकांश उसे से पनिशमेंट देने जा रहा था, और पनिशमेंट से तो एक तारा बहुत ही ज्यादा डर जाती थी, क्योंकि एकांश की पनिशमेंट ही ऐसी डरावनी होती थी। वही एकांश तारा को कमरे में लेकर आता है, और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही तारा एकांश को वॉशरूम की तरफ बढ़ता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। तारा डरते हुए ही बोली, आप मुझे वॉशरूम में क्यों ले जा रहे हैं? वही तारा की बात सुनकर एकांश बोला, बेबी डॉल, तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है ना, इसलिए। वही तारा तो असमंजस में पड़ चुकी थी, उसे और हैरानी भी हो रही थी। लेकिन तभी एकांश तारा को वॉशरूम में लेकर आता है, और उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। वही तारा हैरानी से एकांश को देखने लगती है। एक तारा को देखते हुए ही बोला, अब यही तुम्हारी पनिशमेंट है, और तुम्हें यहाँ से एक पल के लिए भी हिलना भी नहीं है।
अगर तुम इस पनिशमेंट को पूरा नहीं कर पाए और अगर इस पनिशमेंट से भागने की कोशिश की तो तुम्हें इससे भी ज्यादा डरावनी पनिशमेंट मिलेगी। इतना बोलकर एकांश शॉवर ऑन कर देता है। वही शॉवर ऑन होते ही तारा पर पानी गिरने लगता है और तारा भीगने लगती है। वही तारा अब भी थोड़ी वीक थी और एकदम से ही ठंडा पानी अपने ऊपर बरसने से वह कांप सी जाती है। लेकिन एकांश को कहा कोई फर्क पड़ने वाला था। एकांश बोला, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम्हें यहाँ पर 2 घंटे तक ऐसे ही खड़ा रहना है पानी में। और वह पानी भी ज्यादा ठंडा था। वही एकांश की बात सुनकर तारा और भी ज्यादा डर चुकी थी। उससे अब वहां से हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही एकांश तारा के डरे हुए चेहरे को देख रहा था। वो तारा के चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और फिर वो वॉशरूम से बाहर निकलने लगता है और तारा हैरानी से अभी भी एकांश को जाता हुआ देख रही थी। जैसे उसे एकांश से उम्मीद होगी कि एकांश अभी उसे इस पनिशमेंट से बचा लेगा। लेकिन एकांश तो एक डेविल था। वह कैसे किसी को भी गलती की सजा ना देता। वही तारा अब भी शावर के नीचे उसे ठंडे पानी से भीग रही थी और वो थर थर कांप भी रही थी। वही एकांश वॉशरूम से बाहर आ चुका था और वही एकांश अब वॉशरूम से बाहर आ चुका था और तारा अब शावर के नीचे भीग रही थी और ठंड से कांप भी रही थी क्योंकि वह पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था और तारा वैसे भी थोड़ी सी वीक थी। वही एकांश वॉशरूम से बाहर निकलकर फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसे सायरा का कॉल आता है। वही सायरा का कॉल देखकर अकाउंट कॉल को उठा लेता है और तभी सायरा सामने से बोली, एकांश तुम नीचे आओ ना, आंटी यहाँ पर बैठे हैं। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं और रीना आंटी नीचे हॉल में बैठे हैं। तुम भी आ जाओ या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेने के लिए आऊं। वही एकांश सायरा की बात सुनकर कुछ पल सोचता है, फिर बोला, नहीं तुम वहीं पर रहो, मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर वह फोन कॉल कट कर देता है। वहीं नीचे सायरा और रीना जी दोनों ही बैठी थी। सायरा को जब को नींद नहीं आ रही थी तो वो वही किचन में कुछ खाने का ढूंढ रही थी। तभी वहां पर रीना जी आ जाती है और फिर वो दोनों ही हॉल में आकर सोफे पर बैठकर बातें करने लगते हैं। वही रीना जी जब सायरा की बात सुनती है कि वह एकांश के कमरे में जाए तो वो उस बात से परेशान हो जाती है और उसके चेहरे पर एक परेशानी की लकीर उभर आती है। लेकिन वो फिर खुद को संभालते हुए ही बोली, शायरा बेटा तुम कितने दिन यहाँ पर रुकने वाली हो। वही रीना जी को पता था कि अगर सायरा यहाँ पर ज्यादा दिन तक रुकी तो उसे तारा के बारे में पता चल जाएगा। और अभी तो घर वाले भी नहीं जानते हैं कि एकांश किसी लड़की को उसके साथ लेकर आया है। वह कौन है जिसके साथ वह भी एक कमरे में रह रहा है। इसे अब भी कोई घर के लोग नहीं जानते थे। रीना जी की बात सुनकर शायरा हैरान हो जाती हैं और वह हैरानी से मीना जी की तरफ देखते हुए ही बोली, क्या हुआ आंटी, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, क्या कोई बात है क्या, या फिर आपको पसंद नहीं आया? मैं यहाँ पर रहने आई हूँ थोड़े दिन आप सबके साथ। वही सायरा की बात सुनकर जल्दी से ही रीना जी खुद को संभालती है और अपनी बात को भी संभालते हुए ही बोली, नहीं शेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो तो मैं तुम्हें बस ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम कितने दिन तक यहाँ पर रुकने वाली हो। अगर तुम हमारे साथ और भी ज्यादा दिन रुको और हमारे साथ टाइम स्पेंड करो तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा। इतना बोलकर वह शायरा के गालों पर हाथ रखती है और मुस्कुराने लगती है। वही सायरा भी अब रीना जी की बात सुनकर थोड़ी शांत होती है, वरना उसे अपने अंदर एक बेचैनी हो रही थी। लेकिन रीना जी की बात सुनकर वह भी मुस्कुराने लगती है। वही अभी वह दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर मनीषा जी भी आ जाती है और वह भी उन दोनों के पास जाकर बैठ जाती है। फिर वह तीनों ही बातें करने लगती है। तभी सायरा अपने फोन में टाइम देखते हुए ही बोली, आंटी पता नहीं यह एकांश कहाँ पर रह गया। आप रुके, मैं जाकर उसके कमरे में से उसे बुलाकर लाती हूँ। इतना बोलकर शायरा खड़ी हो जाती है और अपने कदम आगे बढ़ा देती है। वही सायरा की बात सुनकर रीना जी और मनीष जी दोनों ही परेशान हो जाती है और रीना जी और मनीष जी वो दोनों भी ही एक झटके के साथ सोफे से खड़े हो जाती है। रीना जी जल्दी से बोली, रुको सायरा बेटा। वही सायरा भी उनकी बात सुनकर रुक जाती है और पीछे पलटकर सवालिया नजरों से उन दोनों को देखते हैं। तभी रीना जी बोली, बेटा वह एक एकांश भी आता ही होगा, उसे एक शायद का कुछ काम होगा। तुम यहाँ पर बैठो ना हमारे साथ। सायरा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, मैं अभी एकांश को बुलाकर यूं गई और यूं आई, फिर हम चारों ही बैठकर अच्छी अच्छी बातें करेंगे।
वही रीना जी और मनीषा जी को पता ही था कि सायरा एकांत को बहुत ज्यादा पसंद करती है। वह ज्यादा से ज्यादा वक्त एकांश के साथ बिताना चाहती है। लेकिन अभी फिलहाल तो वह सायरा को एकांश के कमरे में नहीं जाने दे सकते थे। और वैसे भी एकांश के फ्लो पर किसी को भी जाना मना था। लेकिन सायरा एक दो बार एकांश के कमरे तक गई है। और एकांश ने भी उन एक दो बार में कभी सायरा को कुछ कहा नहीं है। इसलिए सायरा को पता नहीं था कि एकांश के फ्लो पर और एकांश के कमरे तक किसी को भी जाना मना है। लेकिन तभी शेरा अपने आगे कदम बढ़ाते हुए ही बोली, मैं अभी एकांश को बुलाकर आती हूँ। इतना बोलकर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है और ऊपर जाने लगती है। अभी वह जा ही रही थी कि तभी एकांश सीढ़ियों के पास आता हुआ दिखाई देता है। और एकांश को देखकर शायरा अपने कदम रोक लेती है। वह एकांश शायरा को देखता है तो उसे पता चल गया था कि शायरा उसके कमरे में ही आ रही थी। एकांश नीचे आने लगता है और फिर शायरा भी उसके साथ ही मुस्कुराते हुए नीचे आ जाती है। फिर वह चारों ही सोफे पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वही एकांश ने हमेशा से ही मनीषा जी को इग्नोर ही किया था और अब भी वो इग्नोर ही कर रहा था। वही मनीषा जी को अब आदत हो गई थी और वो एकांश से अब बहस नहीं करती। सब बैठ कर रहे थे तब शायरा एकांश से बोली, एकांश कल से मैं भी तुम्हारे साथ ही अब कंपनी आऊंगी। क्योंकि मैं पापा का एक जो प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ फिक्स हुआ है वो अब मैं ही हैंडल करने वाली हूँ और आगे जो दो होने वाले हैं वह भी मैं ही हैंडल करूंगी। इसलिए उसे मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी आऊंगी। तभी एकांश बोला, लेकिन कभी कभी मुझे कंपनी जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। मुझे और भी काम होते हैं। सायरा बोली, कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से अकेली चली जाऊंगी। फिर वह सब ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं। वहीं ऊपर दूसरी तरफ कमरे में तारा अभी भी शावर के नीचे खड़ी थी और अब भी ठंडे पानी से भीग रही थी। वह पूरी तरह से कांप रही थी। और उसके होंठ भी फड़फड़ा रहे थे, उसका चेहरा भी अब पीला पड़ चुका था। उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ रहा था और उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो खुद को बहुत संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लगातार 3 घंटे से ऐसे ही ठंडे पानी में उसका अब बुरा हाल हो चुका था। और एकांश से मना करके गया था कि वह वहां से हिल भी नहीं सकती है। इसीलिए तारा एकांश के डर से वहां से अब तक हिली नहीं थी। और ऐसे ही शावर के नीचे खड़ी खड़ी अपने आंसू बहा रही थी और उसके आंसू भी शावर के पानी में कहीं गुम हो जा रहे थे। लेकिन नहीं एकांश उसे वहां से बाहर निकालने के आया और ना ही तारा वहां से दूर हटी। अब तारा की आंखें बंद हो रही थी और तारा वहीं पर ही शावर के नीचे ही गिर जाती है। और वह बेहोश हो जाती है। तारा पहले से ही बहुत वीक थी। और ऐसे ही अब भीगने की वजह से उसका शरीर भी ठंडा पड़ चुका था। और वहीं पर ही वह बेहोश हो जाती है। वहीं नीचे एकांश को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह भूल चुका था कि वह कुछ घंटे पहले वो तारा को एक पनिशमेंट देकर आया था। और वह पनिशमेंट तारा के लिए बहुत भारी पड़ने वाली थी। एकांश इन सबसे बेखबर था कि तारा वही कमरे में बेहोश हो चुकी है। और एकांश अभी भी यहीं पर ही बातें कर रहा था। तभी सायरा एकांश से बातों बातों में ही कहती है, एकांश तुम्हें पता है, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तभी हमें कैसे सर से पनिशमेंट मिलती थी। और वही पनिशमेंट शब्द सुनते ही एकांश के दिमाग में कुछ हिट होता है। और एकांश के एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदलते हैं। लेकिन वो खुद को एक्सप्रेशंस बनाकर शायरा की तरफ और रीना जी की तरफ देखते हुआ ही बोला, सायरा, मम्मा मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना भी है। और बहुत काम है। इतना बोलकर एकांश सोफे से खड़ा हो जाता है और आगे कदम बढ़ा देता है। तभी शायरा उसके साथ ही खड़ी होते हुए एकांश के पीछे जाते हुए ही बोली, एकांश मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। रुको तो सही। तभी एकांत बिना पीछे पलटे ही बोला, सायरा जो भी बात होगी वह मैं सुबह कर लूंगा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। इतना बोलकर एकांश जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही सायरा अभी भी हैरानी से वही खड़ी थी और एकांश को जाते हुए ही देख रही थी। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि एकांश सायरा को इग्नोर करता हो। लेकिन सायरा को हमेशा ही एकांश कैसे इग्नोरेंस से ही बहुत दुख हो या करता था। लेकिन शायरा अपने दिल में ही वह सब छुपा लेती थी। वह हमेशा वह मस्ती मुस्कुराती रहती थी। वही रीना जी और मनीषा जी सायरा को देख रही थी। और तभी रीना जी आगे बढ़ती है और सायरा के कंधे पर हाथ रख कर बोली, बेटा वह एकांश को बहुत ज्यादा शायद जरूरी कुछ काम है इसलिए वह गया है।
उसे सुबह जल्दी भी जाना है। और अभी फिलहाल तुम भी सो जाओ। तुम्हें भी शायद सुबह एकांश के साथ ही कंपनी जाना होगा। वही रीना जी की बात सुनकर सायरा मुस्कुराने लगती है और वह बोली, हाँ ठीक है आंटी। फिर वह तीनों ही अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वही एकांश जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे में पास पहुंच जाता है और कमरे में आ जाता है और वह कमरे में आकर ही अपने कदम आगे बढ़ाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है और वह वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो दरवाजा खोलते ही उसके सामने जो नजारा उसे देखकर वो कुछ पल के लिए वहीं पर ही रुक जाता है। वही एकांश वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर का नजारा देखता है तो वह कुछ पल के लिए वहीं पर ही रुक जाता है क्योंकि उसके सामने तारा नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसका शरीर भी अब थोड़ा थोड़ा पीला पड़ चुका था और शावर अभी भी चालू था और तारा के ऊपर अभी भी पानी गिर रहा था। वही एकांश तारा को ऐसे नीचे गिरा हुआ और देखता है तो वह अपने कदम आगे बढ़ता है और वॉशरूम में जाकर पहले तो शावर बंद करता है। फिर नीचे घुटनों के बल बैठकर तारा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, हे गेट अप डॉल। डॉल क्या हुआ तुम्हें, उठो तुम। गेट अप प्लीज उठो। लेकिन तारा तो अब बेहोश हो चुकी थी और उसका शरीर भी ठंडा पड़ चुका था। वही एकांश तारा के चेहरे को थपथपा रहा था लेकिन तारा आंखें नहीं खोल रही थी, जिसे एकांश को चीड़ मच रही थी। एकांश अब भी तारा के चेहरे को थपथपाते हुए ही बोला, गेट अप डाल उठो ना। देखो अगर यह मजाक है तो यह मजाक तुम्हें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। मैं तुमसे कह रहा हूँ अभी भी उठ जाओ। एकांश की टोन में अब भी एक ऑर्डर दिख रहा था। उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि तारा बेहोश है, वह क्या ही उसकी बात सुनेगी। लेकिन वह फिर भी बोल रहा था। वही तारा जब नहीं उठती है तो एकांश तारा को अपनी गोद में उठता है। तारा अभी भी पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। वही एकांश तारा को अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेकर आता है और फिर वो उसे बेड के पास लेकर जाकर उसे बेड पर लेट देता है। वही तारा के और वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके कपड़े भी उसके शरीर से चिपके हुए थे। वही एकांत तारा के चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए ही फिर से तारा का चेहरा थपथपा आता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि तारा का शरीर हल्का हल्का कांप रहा है और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका है, जिससे एकांश समझ जाता है कि एक तारा को ठंड लग चुकी है और अभी उसे फिलहाल एक डॉक्टर की जरूरत है और अगर उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिली तो उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। वही एकांश एक नजर तारा को देखकर फिर वह कपबोर्ड की तरफ बढ़ जाता है और उसमें से तारा के लिए कुछ अच्छे से कपड़े निकाल कर लाता है। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वह ये तारा के कपड़े चेंज करेगा। लेकिन एकांश कुछ देर तारा को देखता है और फिर उसे अच्छे से कंबल से कर देता है और तारा के सिर पर हाथ रखकर चेक करता है तो तारा की तबीयत और भी बिगड़ रही थी। तारा के कपड़े चेंज करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि वह भी पूरी तरह से कांप रही थी। एकांश कुछ पल रुककर कुछ सोचता है और उसके दिमाग में फिर कुछ हिट होता है तो एकांश अपना फोन उठाकर एक कॉल करता है। सामने से कॉल पिक होता है तो एकांश बोला, मम्मा प्लीज कमिंग माय रूम। वही कॉल पर कोई और नहीं बल्कि रीना जी थी। रीना जी एकांश का कॉल देखकर उसे पिकअप करती है और जब एकांश की बात सुनती है कि एकांश उसे से अपने कमरे में बुला रहा है तो रीना जी पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि एकांश किसी को भी उसके कमरे में नहीं आने देता था और रीना जी भी जब जरूरत होती थी या फिर कुछ जरूरी काम होता था तो ही वो उसके कमरे में जाती थी। लेकिन अभी एक आज खुद बुला रहा है और वह भी उसके रूम में, वो एक लड़की के होते हुए। रीना जी कुछ सोचती है, यूज कुछ गड़बड़ लग रही थी। तब एकांश फिर से बोला, मम्मा प्लीज कम फास्ट इन माय रूम। वही एकांश की बात सुनकर उसकी मम्मा रीना जी सामने से बोली, अभी आ रही हूँ। और फिर वह भी खड़ी होकर अपने कमरे से बाहर निकालकर उसके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में वह एकांश कमरे के बाहर थी। वह कमरा नोक करती है तो एकांश कमरे का दरवाजा खोलता है। रीना जी एकांश के चेहरे को देखती है तो एकांश बोला, कमरे में आ जाओ मम्मा। रीना जी भी उसके कमरे के अंदर चली जाती है और जब वह कमरे में आती है तो देखती है कि बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी और उसका शरीर कांप रहा था और उस नजारे को देखकर रीना जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और हैरानी से एकांश की तरफ देखने लगती है। रीना जी बोली, एकांश वह लड़की, उसे क्या हुआ है, वह इतनी बुरी तरह से कांप क्यों रही है। वही रीना जी ने अभी तारा का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह उससे दूर थी।
वही एकांश रीना जी की तरफ देखते हुए ही बोला, मम्मा प्लीज आप जल्दी से डॉल के कपड़े चेंज कर दीजिए, उसे ठंड लग गई है और वो उसे अभी फिलहाल डॉक्टर की जरूरत है। आप पहले उसके कपड़े चेंज कर दीजिए, मैं बाहर हूँ। वही एकांश की बात सुनकर रीना जी कुछ पल के लिए तो हैरान हो जाती है। तो एकांश फिर से बोला, मम्मा मेरी डॉल के कपड़े बदल दीजिए आप प्लीज, मैं बाहर हूँ। इतना बोलकर वह बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। वही रीना जी कुछ देर दरवाजे को घूरती है जिसे एकांश बाहर गया था, और फिर वह मुड़कर बेड के पास चली जाती है। वही वह बेड के पास आकर लाइट में जब तारा का चेहरा देखती है तो वह देखते ही रह जाती है, क्योंकि तारा के गाल हल्के के लाल हो चुके थे और उसकी मासूम सा डरा हुआ चेहरा खरगोश के जैसा लग रहा था, जो कि अभी मुरझाया हुआ था। और तारा का शरीर भी कांप रहा था, जिसे देखकर रश्मि जी जल्दी से वहां पर आसपास देखती तो उसे कपड़े दिखाई देते हैं। वो कपड़े लेकर रश्मि जी तारा के कपड़े चेंज करने लगती है। रीना जी अपने मन में सोच रही थी कि यह फूलसी बच्ची कौन है और क्यों एकांश के साथ है, क्या हुआ है इस लड़की के साथ, और एकांश के इस लड़की के साथ रहने की वजह क्या है। वो ये सब कुछ जानना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसे उसके कोई भी सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है और बस एक टक तारा के चेहरे को देखते हुए उसके कपड़े चेंज कर देती है। तारा के कपड़े चेंज होने के बाद रीना जी तारा को एक ब्लैंकेट से कवर करती है और उसके बालों को भी हल्का हल्का टॉवल से सुखा देती है। फिर वह तारा के चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी बच्ची है, एकदम मासूम सी, पता नहीं मेरे इस डेविल एकांश के पास कैसे पहुंच गई। रीना जी अभी तारा के चेहरे को ही देख रही थी और तभी एकांश कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और वह बोला, मम्मा आपने कपड़े चेंज कर दिए। रीना जी बोले, हाँ। रीना जी की बात सुनकर वो उसके पास आता है, फिर वह बोला, मम्मा अब बहुत भी देर हो चुकी है, आप जाए और सो जाइए। मैंने अभी डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा और आप जाए और सो जाइए। वहीं रीना जी खड़ी होती है और एकांश के पास जाकर बोली, एकांश तू मुझे ये बता कि यह लड़की है कौन, इस प्यारी बच्ची को तूने क्यों कैद करके रखा हुआ है, ये जब से यहाँ पर आई है तब से इस दिवाली के बाहर नहीं निकली है, ये सब क्यों है, तुम मुझे उसकी वजह बता। वही एकांश रीना जी की बात सुनते हुए ही बोला, मम्मा आपको पता है ना मैं आपकी बात नहीं टाल सकता हूँ कोई भी, तो इसीलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आप मुझे कुछ मत पूछे, मैं कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तभी रीना जी तारा के चेहरे को देखते हुए ही बोली, लेकिन इसमें इस मासूम से प्यारी बच्ची का क्या कसूर है। वही रीना जी की बात सुनकर एकांश बोला, क्या आपको मेरी डॉल पसंद आई। वही एकांश की बात सुनकर रीना जी हैरानी से एकांश की तरफ देखती है और फिर कुछ पल सोचते हुए ही बोली, क्या ये जिसे तुम डॉल बुला रहे हो वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ एक डॉल ही है या फिर कुछ और है, और अगर ये तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है तो फिर सायरा, सायरा का क्या होगा, और शायरा के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है उसका कोई वजूद है। वही रीना जी की बात सुनकर एकांश उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता है, बस इतना बोलता है, मैं किसी भी एंगेजमेंट को नहीं मानता हूँ और आपको पता ही है, और बस अब आप जाए और आराम कीजिए, बहुत देर हो चुकी है अब। इतना बोलकर वह कमरे के दरवाजे के पास आ जाता है। वही रीना जी को पता था कि एकांश उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देगा, इसलिए रीना जी कुछ ना बोलते हुए ही वहां से चली जाती है। वही एकांश दरवाजा बंद करता है और अंदर तारा के पास बेड पर बैठ जाता है और तारा का चेहरा देखने लगता है, जो कि अब मुरझाया हुआ था, वो एकदम पीला पड़ चुका था। तारा अब कांप तो नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी एक डर की लकीर झलक रही थी। वही एकांश कुछ देर ऐसे ही तारा के चेहरे को देखा है, तभी उसके कमरे का दरवाजा नोक होता है, तो एकांश खड़ा होकर दरवाजा खोलना है। तभी सामने एक डॉक्टर खड़ा हुआ था, जो कि 27 से 28 साल का एक नौजवान डॉक्टर था, जिसे देखकर एकांश की आंखें गहरी हो जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपने बुलाया था इसलिए आया हूँ। एकांश बोला, जल्दी से चलो और मेरी डॉल का चेकअप करो। फिर वो डॉक्टर अंदर आता है और बेड के पास आकर तारा से थोड़ी दूरी पर बैठता है। फिर वह तारा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी नब्ज चेक करने लगता है। अभी उसने तरह का हाथ अपने हाथ में लिया ही था कि तभी एकांश डॉक्टर से तारा का हाथ एक झटके में छुड़ा लेता है और वही एक वह डॉक्टर को बुरी तरह से घूरने लगता है।
वही डॉक्टर बेचारा अपने डर के साथ एकांश को देखता है और फिर वह डरते हुए ही बोला, सर वह मैडम का चेकअप के लिए उसकी नब्ज चेक करना जरूरी है। उससे ही पता चलेगा कि मैडम को क्या क्या हुआ है। एकांश बोला, नहीं तुम मेरी डॉल को नहीं छू सकते हो। इस वक्त एकांश हद से ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा था। वही डॉक्टर एकांश की इतनी डरावनी आवाज सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है। वह बोला, लेकिन सर तो मैं कैसे मैडम का चेकअप करूंगा, आप ही बताइए। एकांश बोला, तुम मुझे बताओ मैं क्या क्या करना है वह मैं कर देता हूँ। डॉक्टर बोला, ठीक है सर, आप पहले मैडम को चेक कीजिए और उसकी नस भी, फिर पता चलेगा कि उसे कितना फीवर है या नहीं। वही सब कुछ डॉक्टर ने कहा वैसा ही एकांश करता है और फिर वह डॉक्टर बोला, मैडम को फीवर है और ठंड भी लग चुकी है। तो एकांश बोला, तो तुम इसी हिसाब से दवाई दे दो, ये जल्दी से ठीक हो जाए बस। वही एकांश सब कुछ एक ऑर्डर भरे आवाज में बोल रहा था। वही डॉक्टर को भी साथ में अस डॉक्टर को भी घूर रहा था। वही डॉक्टर की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसके सिर पर बार बार पसीना भी आ रहा था। डॉक्टर यही है अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं कहां पर मैं फंस चुका हूँ। बस अब यहाँ से जल्दी से भाग जाऊं मैं, एक बार यहाँ से रिहाई मिले। तभी एकांश बोला, क्या सोच रहे हो तुम? वही डॉक्टर जल्दी से लड़खड़ाए आवाज में बोला, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बस मैं दवाई दे रहा हूँ अभी। वह मैडम को दे दीजिएगा, वह ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर एकांश को दवाई देता है और डॉक्टर बोला, सर अब मैं चलूं क्या? एकांश बोला, तुम जा सकते हो। वही डॉक्टर अपने कदम आगे बढ़ाता है कि तभी एकांश बोला, रुको। वही एकांश की बात सुनकर डॉक्टर रुक जाता है और उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगता है। वह अपने कदम रोककर पीछे पलटकर डरते हुए एकांश की तरफ देखता है। और क्योंकि एकांश इतना खतरनाक लग रहा था कि किसी को भी 1 इंच से डर लग सकता था, वही एकांश उसे डॉक्टर को देखते हुए ही बेड से खड़ा हुआ और थोड़ा आगे चलकर बोला, मेरी डॉल कब तक ठीक होगी और उसे कब तक होश आ जाएगा? और यह सब वह इतनी खौफनाक आवाज में बोला था कि डॉक्टर के तो होश ही उड़ चुके थे। उसे पता नहीं चल रहा था कि वह जवाब ही क्या दे। एकांश फिर अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। तभी डॉक्टर बोला, मैं बताता हूँ वह आपकी मतलब मैडम की मैडम को एक घंटे के अंदर या फिर 2 घंटे के अंदर वह होश आ जाएगा। एक पे आ की मात्रा पे अ की मात्रा एसएच बोला, अगर नहीं आया तो तुम्हारी लाश सुबह तुम्हारे घर पर पड़ी होगी। और एकांश की बात सुनकर तो उसे डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर फिर भी हिम्मत करके जवाब देता है, सर वह मैडम को होश आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, 1-2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। एकांश बोला, नाउ गेट आउट। वही डॉक्टर एकांश की बात सुनकर वहां से ऐसे भागता है जैसे कि उसे उसकी जान लेने के लिए यमराज उसके पीछे आ रहे हो। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां से गायब हो जाता है। वही एकांश फिर से तारा के पास जाकर बेड पर बैठ जाता है और एक जुनून अपनी आंखों में लेकर तारा को देखने लगता है। थोड़ी देर तारा को देखने के बाद वही साइड में पड़ा हुआ लैपटॉप वो उठा लेता है और वहीं पर ही बैठकर वो उसमें कुछ काम करने लगता है। ओ ऐसे ही 1-2 घंटे बीत जाते हैं और उस बीच एकांश कभी कभी तारा के चेहरे पर नजर कर दिया करता था। वहीं 2 घंटे के अंदर तारा होश आ जाना चाहिए था और तारा को अभी तक होश नहीं आया था। एकांश भी यही सोच रहा था कि तभी तारा की आंखें फड़फड़ाना लगती है और उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगते हैं। वही एकांश की नजर जब तारा के ऊपर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि अब तारा को होश आ रहा है। वही तारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, वह होश में आ जाती है। और तारा के होश में आते ही तारा के आंखों में और चेहरे पर एक फिर से एक डर झलकने लगता है। तारा डरते डरते अपने साइड में देखती है तो उसकी नजर एकांश से मिलती है, जो कि उसे ही देख रहा था। वही तारा एकांश को देखकर एक झटके से बेड पर बैठ जाती है और अपना सर झुका लेती है। वही एकांश पहले और लैपटॉप साइड में टेबल पर रख देता है और फिर एक नजर तारा को देखकर तारा को एक झटके में ही अपनी गोद में बैठा लेता है। वही तारा हैरानी एकांश को देखने लगती है। तभी एकांश तारा के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए ही बोला, क्या हुआ डॉल, पनिशमेंट कैसी लगी तुम्हें? इतना बोलकर एकांत तारा की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है और एकांश की इस हरकत पर तारा कांप सी जाती है। वही तारा एकांश की बाहों में ही कसमसाने लगती है और वही ये महसूस करते ही तारा के बॉडी में एक कर्ट सा दौड़ जाता है। वही एकांश अब भी तारा के गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए था और तारा के बालों को स्मेल कर रहा था। वही तारा एकांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है
तारा छूटने की कोशिश कर ही रही थी, तभी एकांश तारा की कमर को बहुत ही कसके पकड़ता है और अपने बेहद ही करीब कर लेता है। वही अभी भी वो उसका चेहरा तारा की गर्दन में ही था और तभी तारा को अपने गर्दन पर एकांश के होंठ महसूस होते हैं। वही एकांत तारा की गर्दन पर अब अपने होंठ चला रहा था। वही तारा को इन सब एहसासों से बहुत दूर थी, इसलिए तारा को गुदगुदी हो रही थी और तारा एकांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है कि तभी एकांश फिर से बोला, अगर आगे भी गलती हुई तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही तुम्हें डॉल। वही पनिशमेंट की बात सुनकर तारा की आंखों में हल्की नमी आ जाती है और एकांश बोला, अब आगे से गलती हुई तो ऐसी ही पनिशमेंट मिलेगी और शायद इससे भी ज्यादा अलग और खतरनाक होगी पनिशमेंट। अगर तुम्हें पनिशमेंट नहीं चाहिए और अच्छे से रहना है तो तुम ऐसे ही रह सकती हो, और तुम्हें मेरे से दूर जाने की तो इजाजत है ही नहीं। और तुम दूर जाने की कोशिश करके देख लेना, क्या तुम मुझसे दूर जा सकती हो? अगर तुम मुझसे दूर जा सकती हो और मुझे मेरी नजरों में ना आई तो तुम यह मान लेना कि तुम आजाद हो गई, वरना तुम्हें लाइफ टाइम इसी कैद में जीना है, हर पल मेरे करीब रहकर। वही तारा एकांत की बातें समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वह अभी ही होश में आई थी और वह भी वीक थी, और अब तो रात बहुत ही ज्यादा गहरा चुकी थी। वही तारा थोड़ा डरते हुए एकांश से बोली, वह मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी और अब मुझे सोना है। वही तारा की बात सुनकर एकांश बोला, ठीक है फिर चलो सोते हैं साथ में। वही एकांश की बात सुनकर फिर से तारा एकांश को देखने लगती है। वही एकांश अभी तारा को अपनी गोद में लिए ही तारा को बेड पर पहले लेटा देता है और फिर खुद भी लेटकर तारा की कमर को पकड़कर उसे एक झटके से अपने सीने से लगा लेता है। वही तारा तो पहले डर जाती है और फिर वह साथ में हैरान भी हो जाती है। तारा एकांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए ही बोली, यह आप क्या कर रहे हैं, मुझे मुझे सोने दीजिए। तभी एकांश बोला, अगर तुम्हें सोना है तो ऐसे ही सो जाओ। वही एकांश की इतनी लाउड और डरावनी आवाज को सुनकर तारा हल्का सा कांप जाती है और फिर वह भी अब हिलने की कोशिश नहीं करती है और एकांश के सीने से चिपकी हुई ही वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही एकांश के दोनों हाथ कमर तारा की कमर को पकड़े हुए थे और तारा और एकांश बेहद करीब थे, उन दोनों में हवा के झोंके का भी फासला नहीं था। एकांश तारा के बालों पर किस करते हुए ही बोला, माय बेबी डॉल। वही तारा अपनी आंखें बंद किए हुए ही थोड़ी देर में फिर से नींद के आगोश में चली जाती है और तभी एकांश को अपने सीने पर हल्की गहरी सांस से महसूस होती है, तो उसे पता चल जाता है कि तारा अब सो चुकी है। वही तारा के सोते ही एकांश तारा को अपने से थोड़ा सा दूर करता है और तारा के चेहरे को दिखने लगता है। वह तारा के चेहरे पर अपना हाथ रखता है और फिर उसके सिर पर किस करके फिर से तारा को अपने सीने से चिपका कर वह भी सो जाता है। अगली सुबह हो चुकी थी और 6 बजे बजने में अभी 5 मिनट की ही देर थी और ऐसे में एकांश के कमरे में बेड पर एकांश और तारा सो रहे थे, लेकिन तारा बेड पर नहीं, पूरा एकांश के ऊपर चढ़कर ही सो रही थी, क्योंकि नींद में हमारी तारा का पता ही नहीं होता है कि वह कहाँ पर सोती है। उसे तो बस अपने नींद एक बार आ जाए, फिर उसे उसकी नींद से प्यारा कुछ भी नहीं। वो एकांश को गद्दा समझकर उसके ऊपर ही सो रही थी। वही एकांश जो 6 बजे ही उठ जाता था, क्योंकि उसकी आदत थी सुबह 6 बजे उठना। एकांश अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और उसे अपने ऊपर एक भार महसूस होता है, तो वो अपनी आंखें खोलकर सर झुका कर देखता है, तो तारा मासूमियत से उसके ऊपर गहरी नींद में सो रही थी। तारा अभी एक खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। वही एकांश तारा को अपने ऊपर ऐसे देखकर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और आगे जारी है।